हेलो दोस्तों। आज हम लोग विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर के छात्रों के लिए जो हमारा पाठ्यक्रम है इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसको हिंदी में पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, उसके 10 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आज हम लोग आंसर जानेंगे। पहला प्रश्न हम लोग के सामने है, झारखंड के भूगोल और जलवायु का यहाँ की जैव विविधता, जिसको अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता को पर पड़ने वाले प्रभावों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। झारखंड के भूगोल और जलवायु का जैव विविधता पर प्रभाव। झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वनों का प्रदेश। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि झारखंड वनों से पूरा घिरा हुआ है। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में खनिज हैं, जल जीव हैं, जंगली जीव हैं, हाथी ये हमारे वनों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए झारखंड का शाब्दिक अर्थ इसमें वनों का प्रदेश कहा गया है। यहाँ की अनोखी भौगोलिक संरचना और जलवायु इसे जैव विविधता का भंडार बनाती है। यहाँ का जो है और जो मौसम है यहाँ का, वो यहाँ पे जैव विविधता का भंडार बनाती है। पठारी भूगोल। छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई और ढलान सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र का निर्माण करती है। जैसे हम लोग आप जानते हैं कि छोटा नागपुर के अंदर हजारीबाग जिला आता है, जिसमें हमारा कॉलेज, हमारा यूनिवर्सिटी VVU भी पड़ता है, जहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव पनपते हैं। जलवायु का प्रभाव। यहाँ की उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, जिसको ट्रॉपिकल मानसून इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पे पलाश और महुआ जैसे पर्णपाती वनों के लिए आदर्श है। यहाँ पे जैसे देखिए हम लोग के यहाँ सखुआ का पेड़ मिलता है, पलाश का मिलता है, महुआ का मिलता है। महुआ का पेड़ जिससे हम लोग सोमरस का भी उत्पादन करते हैं। मृदा और जल। लाल और लेटराइट मिट्टी विशिष्ट औषधीय पौधों को सहारा देती है, जबकि यहाँ की नदियाँ और जलप्रपात जलीय जैव विविधता को समृद्ध करती है। प्राकृतिक संसाधन। प्रचुर मात्रा में खनिज और घने वन क्षेत्र हाथियों, बाघों और अन्य जंगली जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर मिलते हैं। हमारे यहाँ हाथी अक्सर गांव में आ जाती हैं। हमारे यहाँ नेशनल पार्क है, जो कि मान्यता प्राप्त नेशनल पार्क नहीं है, लेकिन छोटी मोटी है, जिसमें बाघ भी मुख्यतः पाई जाती है। हम लोग को इसमें अपने से बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, जैसे कि आंसर को एक बढ़िया रूप दे सकें और कॉपी चेक करने वाले को लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ मेहनत की है, तैयारी की है, उसके अनुसार उसको नंबर अच्छा देना चाहिए। ये नहीं कि हमें एकदम सटीक आंसर लिखना है, जो प्रश्न करता है उसका उत्तर देना है। ऐसा नहीं है कि आपको भूगोल और जलवायु के बारे में पूछ रहा है, आप वहाँ पे कुछ और लिख के आ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें विशेष रूप से यह ध्यान देना है कि हम लोग अपना जो आंसर है उसको पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखें। जैसे इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे विविधता पर प्रभाव है, फिर एक अर्थ दिया हुआ है, फिर पठारी भूगोल, फिर यहाँ पे बताया गया है, फिर जलवायु प्रभाव। ये क्या हुआ, ये पॉइंट हो गया, इसको पॉइंट बना करके लिखना है। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है पारिस्थितिक तंत्र, जिसको इंग्लिश में इकोसिस्टम भी कहते हैं, से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकार, वन, घास के मैदान, नदियाँ का वर्णन करें। अब इसमें हम लोग को पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पूछा है, इकोसिस्टम के बारे में पूछा है। हम लोग को इसमें वन, घास के मैदान के बारे में लिखना है, नदियों के बारे में लिखना है, ना कि हम लोग जो कुछ भी अपने मन में सोच के। ऐसा नहीं, हम लोग को जो क्वेश्चन पूछेगा उसका ही उत्तर देना है। चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम और उसके प्रकार। पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा तंत्र है जहाँ जैविक जीव जंतु और अजैविक हवा, पानी, मिट्टी घटक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। देखिए इसमें लिखा है जहाँ जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है। मतलब यह है कि अगर जैविक ना हो तो अजैविक का रहने से कोई मतलब नहीं है। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत काम आते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे वन पारिस्थितिक तंत्र। झारखंड में यह सबसे प्रमुख है, जहाँ वृक्ष की संघनता वन जीवों को सुरक्षा और भोजन प्रदान करती है। झारखंड में जो प्रमुख वन है उससे क्या होता है कि यहाँ के जो जंगली जानवर हैं, जो शाकाहारी जानवर है, दोनों को भोजन प्राप्ति होती है। आगे है घास की मैदान। यह शाकाहारी जानवरों के लिए महत्वपूर्ण चारागाह के रूप में कार्य करती है। जैसी जो देखिए आप आपके गांव घर में बकरी है, गाय है,
उन लोग के लिए क्या चाहिए, उन लोग को घास चाहिए भोजन के तौर पर, तो उन लोग के लिए घास के मैदान बहुत ज़रूरी है। आगे है नदी जल जलीय पारिस्थितिक तंत्र। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ दामोदर और स्वर्ण रेखा जैसी नदियाँ मछलियों और अन्य जलीय जीवों का आधार है। जैसे दामोदर हम लोग का आप देखिएगा तो रामगढ़ से क्रॉस होके जाती है। दामोदर नदी जो हम लोग के पहले बहुत ही महत्वपूर्ण नदी थी, अब तो उसमें पॉल्यूशन के वजह से फैक्ट्री का कचरा वचड़ा उसमें बहा देता है, जिससे मछलियों को दिक्कत होती है, जलीय जीवों को दिक्कत होती है। आर्द्रभूमि वेटलैंड, यह पारिस्थितिक तंत्र की किडनी के रूप में कार्य करती है और जल शुद्धिकरण में मदद करती है। वेटलैंड जो है वो क्या बताया गया है कि पारिस्थितिक तंत्र की किडनी है, जो कि जल को शुद्ध करती है, मतलब जल को एकदम प्योर बना देता है। आप इसमें देखिए कि फूड चेन किस तरह है। रैबिट जो है सो कैरेट खाया खरगोश, और लोमड़ी जो है वो खरगोश को खा गया। जब लोमड़ी मर जाता है तो उसको चील कौवे खा जाते हैं। चूहा को उल्लू खा गया। इसी प्रकार से फूड वेब बनता है, जो कि आप देखिए यहाँ पे ऊपर में भी लिखा गया था जैविक और अजैविक एक दूसरे के घटक है, मतलब पूरक हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मान लीजिए कि अजैविक तो रह सकता है, हवा पानी मिट्टी रह सकता है, लेकिन जैविक जीव जंतु बिना हवा पानी मिट्टी के रह सकते नहीं रह सकते। तो इसमें यही दर्शाया गया है। चलिए हम लोग अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, झारखंड के आर्थिक रूप से मूल्यवान और औषधीय पौधों के महत्व तथा उनके पारंपरिक ज्ञान पर प्रकाश डालें। चलिए इसका उत्तर क्या है देखते हैं हम लोग। इसका उत्तर है आर्थिक और औषधि पौधों का एवं पारंपरिक ज्ञान। झारखंड के समुदाय के पास औषधि पौधों का गहरा पारंपरिक ज्ञान है। आर्थिक महत्व, साल और सागवान जैसे वृक्ष इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, जबकि महुआ और केंदो पत्ते आदिवासियों के आय के लिए मुख्य स्रोत है। देखिए इसमें साल और सागवान जो बहुत मजबूत लकड़ी होती है, इससे हम लोग घर बना जब ढलाई करते हैं तो उसमें रुकाव के टाइप में देते हैं हम लोग, जिसके ऊपर ढालते हैं, ढांचा एक तैयार करते हैं इन लकड़ियों से। सागवान से हम अपना बिस्तरा, घर का दरवाज़ा, घर का खिड़की, ये सब बनाने में उपयोग करते हैं। और जबकि महुए और केंदो पत्ता आदिवासियों के आय का मुख्य स्रोत है। तो देखिए महुआ के पेड़ से जो महुआ का फल आता है, उससे आदिवासी लोग हो गए या फिर गांव घर के लोग हो गए, जो उससे सोमरस, जिसको हम लोग शराब भी बोलते हैं, वो बनाते हैं। केंदो के पत्ते से बीड़ी या सिगरेट बनाया जाता है, जिससे आदिवासियों के या स्थानीय लोगों का आय का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। अब हम लोग औषधीय पौधों के बारे में जानेंगे। यहाँ सर्पगंधा रक्तचाप के लिए, जैसे सर्पगंधा जो पौधा है वो जो है ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। काल मेघ ये बुखार के लिए, और तुलसी जैसे अनगिनत पौधे पाए जाते हैं। पारंपरिक ज्ञान, स्थानीय हकीम और वैद्य पीढ़ियों से इन पौधों का उपयोग जटिल रोगों के उपचार में कर रहे हैं। हम लोग अभी जब भी बुखार लगता है तो हम लोग दवा तुरंत खा लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया। रक्तचाप के लिए हम लोग बीपी का दवा ले लेते हैं। लेकिन उस समय में, उस दौर में, यहाँ पे दो मुख्य पौधों के बारे में बताया गया है, जो कि पहले आयुर्वेदिक तौर पर जटिल से जटिल रोगों का उपचार कर पाते थे। अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर जाएंगे। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के मुख्य कारण क्या है? इसके वैश्विक और क्षेत्रीय रुझानों की चर्चा करें। आइए देखते हैं इसके उत्तर में। जलवायु परिवर्तन के कारण और रुझानों। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली दीर्घकालिक बदलाव है। कारण, जीवाश्म ईंधनों का दहन, वनों की अत्यधिक कटाई, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, और कृषि में रसायनों का उपयोग मुख्य कारण है। जैसे हम लोग अब घर में चूल्हा जलाते हैं, अब तो सबके यहाँ सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना द्वारा गैस प्रदान किया गया है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते थे, पेड़ों को काट कर लाते थे, घर में सुखाते थे, फिर उसको ईंधन के तौर पर यूज करते थे खाना बनाने के लिए। पहले के ज़माने में कोयला चलती थी, कोयला से ट्रेन चलती थी, तो हम लोग ईंधन का प्रयोग अत्यधिक करने लगे। और जब हम लोग कृषि में रासायनिक जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास का जब प्रयोग करने लगे, तो हमारी भूमि भी बंजर होने लगी। अब वह उर्वरक क्षमता अपनी खोने लगी, जो प्राकृतिक प्रदान था उसके पास, वो खोने लगी। अब हम लोग भूमि को उर्वरक पर ही आश्रित कर दिए। जब तक उर्वरक नहीं डालेंगे कोई भी कृषि का चीज़
उत्पन्न या प्राप्त हम लोग को नहीं होता है। वैश्विक रुझान, समुद्री स्तर का बढ़ना, ग्लेशियरों का पिघलना और अत्यधिक मौसमी घटनाओं, बाढ़, सूखा की पुनर्वृत्ति। अब जैसे कि हम लोग पेड़ों की कटाई करने लगे हैं, ईंधन का दहन करने लगे हैं, तो हमारे सामने अनेक प्रकार की आपदा आने लगी है, जैसे बाढ़, सूखा, कभी अधिक वर्षा हो जाती है जिससे फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो कभी वर्षा ही नहीं होती है बहुत दिनों तक जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाती है। कभी मौसम ऐसा बदलता है कि ओस के कारण से सारे सब्जी वगैरह सब मर जाते हैं। क्षेत्रीय रुझान, झारखंड में मानसून के समय में बदलाव और गर्मी के दिनों में वृद्धि देखी जा रही है। अब जैसे कि इसमें बता रहा है क्षेत्रीय रुझान में कि झारखंड में अब ठंडी और मानसून की समय कम पड़ रही है और गर्मी बहुत अधिक लग रही है। तो इसका कारण क्या है? हम लोग जो प्राकृतिक से खिलवाड़ करते हैं, कृषि में हम लोग रसायन का प्रयोग करते हैं, जंगल को काटते हैं, पशुपालन को भी बढ़ावा देना कम कर दिए हैं, तो इसीलिए ये सब आपदा हम लोग को देखना पड़ता है। 5वां प्रश्न की ओर जाएंगे। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत और मानव स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभाव का वर्णन करें। चलिए, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको तो सब अपने जीवन से रिलेट करते होंगे। इसके उत्तर में क्या है? वायु प्रदूषण, स्रोत और स्वास्थ्य पर प्रभाव। वायु प्रदूषण तब होता है जब हवा में हानिकारक कण और गैस मिल जाते हैं। स्रोत, खनन कार्यों में उड़ने वाली धूल, औद्योगिक की चिमनियों का धुआं और पुराने वाहनों का उत्सर्जन। जैसे कि देखिए, जब हम लोग का कोयला निकलता है खान से, तो वहाँ पे बहुत धूल गर्दा उड़ती है जो हवा में मिल जाती है। उसके बाद उद्योग, जो फैक्ट्री में कार्य होती है, जो चिमनियों से धुआं निकलती है, वो भी हवा में मिलकर हमें गलत प्रभाव देती है। पुराने वाहनों का उत्सर्जन, जो गाड़ी बहुत पुरानी हो जाती है जिससे पॉल्यूशन जिसका ख़त्म हो जाता है, जो गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है जिसका इंजन ख़राब हो जाता है, उससे क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो कि हम लोग के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य प्रभाव, इसके कारण फेफड़ों का कैंसर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय संबंधित रोग होती है। जब धूल धुआं हवा में मिक्स हो जाता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसके साथ मिलकर हमारे फेफड़ों में चल जाती है, जिसके कारण बहुत जटिल बीमारी, फेफड़ों का बीमारी, कैंसर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और ये सब होती है। समाधान, हरित पट्टी, ग्रीन बेल्ट का विकास और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। अगर हम लोग ये सब को यूज करना कम कर देंगे, जैसे कि अभी देखिए गाड़ी में फ्यूल के तौर पर बैटरी का प्रयोग किया जा रहा है, सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है, तो धीरे धीरे सरकार भी इसमें बदलाव ला रही है, मानव भी इसमें बदलाव ला रहे हैं। घर में बिजली के लिए सोलर पैनल लगाया जा रहा है, तो ये सब आगे जाकर हम लोग को लाभ देगी। अब 6ठा प्रश्न को देखेंगे। झारखंड में खान और औद्योगिक गतिविधियों के कारण होने वाली पर्यावरण क्षरण का मूल्यांकन करें। उत्तर है खनन और औद्योगिक गतिविधियां एवं पर्यावरण क्षरण। झारखंड में खनन आर्थिक विकास का आधार है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए अभिशाप भी साबित हुआ है। मिट्टी का क्षरण का इंग्लिश हो गया इरोजन या कोरोजन। ओपन कास्ट माइनिंग से उपजाऊ मिट्टी की ऊपर परत पूरी तरह नष्ट हो जाती है। वन विनाश, खदानें बनाने के लिए पेड़ बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र को साफ किया जाता है। जल स्तर, भारी खनन के कारण आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर काफ़ी नीचे गिर जाता है। इसमें यह बताया जाता है, जैसे कि खदानों में जब कहीं खदान निकलता है, उसके आसपास के जितने भी जंगल हो या फिर खेती करने लायक भूमि हो, नष्ट कर दिया जाता है उससे कोयला निकालने के लिए, अभ्रक निकालने के लिए। उसी प्रकार यह बता रहा है कि जल स्तर में भी भारी गिरावट आता है। जिस इलाके में खनन होता है उस इलाके में जल स्तर एकदम नीचे गिर जाता है। अब हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के बीच संबंध स्पष्ट करें। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानवीय गतिविधियों ने इसे ग्लोबल वार्मिंग में बदल दिया है। ग्रीन हाउस प्रभाव CO2, मीथेन और जलवाष्प जैसी गैसों सूर्य की ऊष्मा को सोखकर पृथ्वी को गर्म रखती है। जैसे कि मान लीजिए ग्रीन हाउस प्रभाव है, एक एटमॉस्फेयर में एक लेयर बन जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो सूर्य का रोशनी आता है, जो गर्मी उससे आती है, वो रिटर्न सूर्य के पास नहीं जा पाती है, रिटर्न या फिर एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा पाती, जिससे हमारा भूमि जो है, भूमंडल जो है वो गर्म हो जाता है। संबंध, जब इन
गैसों की मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब देखिए, ग्रीन हाउस अगर अच्छा से काम नहीं करता है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। इसलिए यह एक दूसरे के पूरक है, ये दोनों एक दूसरे के प्रति काम करते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग अगर नहीं कराना है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होना तय है। हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर जाएंगे। जल प्रदूषण के स्रोत का वर्णन करें, विशेष रूप से झारखंड की नदियां पर औद्योगिक कचरे के प्रभाव को समझाएं। चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। जल प्रदूषण और झारखंड की नदियां उद्योग अपशिष्ट झारखंड की नदियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्रोत उद्योग से निकलने वाले रसायन, खनन और अपशिष्ट और शहरी सीवरेज। औद्योगिक प्रभाव, दामोदर नदी जिसे कभी झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता था, उद्योगों के कचरों के कारण अब एक प्रदूषित नाले में बदल रही है। परिणाम, जलीय जीव की मृत्यु और दूषित पानी से होने वाली बीमारियां, जिससे हमारे आसपास के जो दामोदर नदी के किनारे बसे हुए हैं वह उसी से खेती करते हैं। वो उस पानी के से सिंचाई जब करते हैं तो उस सिंचाई से उगे हुए जितने भी सब्जी हैं, फल हैं, उनमें वो रासायनिक अपशिष्ट पाए जाते हैं। उस रासायनिक अपशिष्ट के साथ हम लोग फल खाते हैं या सब्जी खाते हैं तो हमारे शरीर में भी अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। अब 9वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। जैव विविधता प्रबंधन में आधुनिक तकनीक और डेटा संग्रह की भूमिका का विस्तार से वर्णन करें। चलिए इसको भी देखते हैं। जैव विविधता प्रबंधन में आधुनिक तकनीक जैव विविधता के संरक्षण के लिए अब वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। GIS और रिमोट सेंसिंग, वनों के घनत्व और वन्यजीवों के आवास में बदलाव की निगरानी के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग, DNA बारकोडिंग, लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान और उनकी आनुवंशिक डेटा का संग्रह, डेटा विश्लेषण, संरक्षण योजनाओं का प्रभाव बनाने के लिए निगरानी वैज्ञानिक से डेटा एकमात्र कारण है। 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। झारखंड की प्रमुख पर्यावरण चुनौतियों की पहचान करें और उनके समाधान हेतु उचित उपाय सुझाएं। इसमें हम लोग सटीक आंसर अभी देख रहे हैं, इसमें हम लोग अपने से जोड़ के अभी लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपने से बढ़ा कर लिख सकते हैं। आसपास के माहौल को देखकर, आसपास के निजी कारणों को देख करके हम लोग कृषि कैसे करते हैं, कृषि में क्या क्या समस्या है, हम लोग जो रासायनिक खाद का प्रयोग करके कृषि करते हैं उससे उगाई हुई सब्जी हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालती है, ये सब आम भाषा में अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। ये सब आम भाषा में हम लोग जानते भी हैं, इसी आम भाषा में ही लिखना है, जिससे कि क्या होगा कि आपका आंसर लंबा होगा। और पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, ऐसा नहीं कि एक साथ लिख दे रहे हैं। पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखिएगा तो अच्छा कॉपी भी दिखेगा और मार्क्स भी बढ़िया मिलेगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। झारखंड की प्रमुख पर्यावरण चुनौतियों की पहचान करें और उनका समाधान हेतु उचित सुझाव। उत्तर देखिए, पर्यावरण चुनौतियों और समाधान। झारखंड के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। प्रमुख चुनौतियां वनों की अवैध कटाई, अनियंत्रित खनन और उद्योग द्वारा प्रदूषण मानक का उल्लंघन। देखिए चुनौती क्या है, हमारे यहाँ जो वनों का अवैध कटाई है, जिससे मान लीजिए कि कुछ लकड़ी काट कर दूसरे राज्य भेजे जाते हैं या फिर आप अधिक उसका प्रयोग करते हैं, जिसमें सरकार रोक लगाई है उसका भी प्रयोग करते हैं। अनियंत्रित खनन, जैसे मान लीजिए कि सरकार जिस पर रोक लगाई है उसको आप बिना सरकार के पूछे हुए उसमें खनन कर रहे हैं, जिससे वहाँ के आम लोगों को समस्या हो रही है, जीव जंतु को समस्या हो रही है। तो ये सब मुख्य कारण है, चुनौती है पर्यावरण के लिए। और औद्योगिक द्वारा प्रदूषण मानकों का उल्लंघन, जो एक लिमिट सेट किया गया है सरकार के द्वारा कि इससे ज़्यादा प्रदूषण या फिर कचरा हम लोग को नहीं फैलाना है उद्योग के माध्यम से, लेकिन फिर भी उद्योग के जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके मालिक जो है अपने पर्सनल फ़ायदा के लिए, अपने निजी फ़ायदा के लिए क्या करते हैं कि उसका अनियमित प्रयोग करते हैं, कोई रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे यहाँ आसपास में कचरा फैल जाता है, प्रदूषण होने लगता है, जिससे वहाँ के आम नागरिक हो गए, वहाँ के जीव जंतु हो गए, उससे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि रामगढ़ में एक क्षेत्र था जहाँ पे खान बोलिए या कारखाना बोलिए, जिससे निकली एक हानिकारक धुआं वहाँ के जितने भूमि थी, जितना जल था, सबको इतना प्रभावित कर रहा था कि लोग वहाँ के परेशान थे। उसी प्रकार इसका समाधान क्या है, वृक्षारोपण।
हम लोग पेड़ को अधिक से अधिक लगाएं, हर साल कम से कम 10 पेड़ लगाएं। हर साल अपने परिवार के जितने सदस्य हैं हर साल गिन के उतना पेड़ लगाएं। तो इससे क्या होगा कि हमारे आसपास में पेड़ बढ़ेंगे तो उससे ऑक्सीजन हमें ज़्यादा मिलेगा, स्वच्छ हवा मिलेगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य बढ़िया होगा। तकनीकों के संघनन वाणिकरण, सख्त कानून, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग पर भारी जुर्माना। अगर जो सरकार के नियमों का उल्लंघन करती है उस पर इतना जुर्माना दे दे कि वो अगला बार सोचे ही ना कि इससे प्रदूषण हमको ज़्यादा करना है। और अगर प्रदूषण कर रहा है तो उसका उपाय में कुछ वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए या फिर वहाँ के लोगों के दूसरे जगह लेकर शिफ्ट करे, जिससे वहाँ के आम आदमियों को कोई तकलीफ़ ना हो, वहाँ पे एक अच्छा अस्पताल बनाए। ये सब हम लोग समाधान में लिख सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे उद्योग है, वहाँ पे रासायनिक धुआं निकलती है तो वहाँ पे अस्पताल की व्यवस्था की जाए, उस कारखाना में एयर प्यूरीफायर का व्यवस्था किया जाए, आसपास के लोगों को इससे समस्या ना हो उसके लिए उन लोग को आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताया जाए या फिर ऐसा कुछ कार्य किया जाए जिससे आम जीवों को कभी समस्या ना हो। प्रदूषण फैलाना, हाँ, जन जागरूकता, शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। हाँ, ये भी बहुत बड़ा फैसला होगा और कदम भी होगा। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे हमारे क्षेत्रीय स्कूल में इसकी पढ़ाई ही नहीं होती है, हमारे पर्यावरण के बारे में बताया ही नहीं जाता। बताया जाता है सिर्फ अगर एक अध्याय है तो एक चैप्टर में बता दिया, कहानी ख़त्म। उसके बारे में उसका इफ़ेक्ट, उसका प्रभाव हम लोग को बताता ही नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में क्या इफ़ेक्ट होगा, इससे हम लोग किस प्रकार से प्रभाव हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में पड़ेगा। ये सब का ज्ञान स्कूल में नहीं दिया जाता है। जैसे कि आप इसमें देखिए, सेमेस्टर में भी हम लोग का इन्वायरमेंटल स्टडी नेसेसरी है पढ़ना, लेकिन इसका क्लास नहीं होता है। तो विद्यार्थियों को इसकी जागरूकता नहीं है। विद्यार्थी जो इस देश के भविष्य है, इस राज्य के भविष्य है, अपने आने वाले परिवार के भविष्य है, तो उनको ही बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी। तो उनको जब ये सब बारे में पता ही नहीं होगा तो वो कैसे बेहतर अपने जीवन को, अपने आसपास के माहौल को बेहतर, अपने देश को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए सरकार को यह एकदम सोच लेना चाहिए कि हर विद्यार्थियों को अपने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बेहतर से बेहतर ज्ञान दिया जाए। आप सभी को ये एक बार रिवीजन कर लीजिए। इसका PDF मैं भी उपलब्ध करा दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।